नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले पीरियड में हमने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो दिया गया है समाचार लेखन, उसका अध्ययन किया था। समाचार लेखन क्या होता है, अच्छे समाचार लेखन की क्या विशेषताएं होती है, या समाचार लेखन किस प्रकार से करना चाहिए, उस पर हमने चर्चा की थी। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो दिया है प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रतिवेदन यानी क्या, प्रतिवेदन ये क्या होता है? तो प्रतिवेदन ये सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर एक या एक से अधिक सेवानिवृत्त या अन्य विशिष्ट सक्षम व्यक्तियों पर गठित समिति या आयोग द्वारा किसी विशेष प्रकार की जो छानबीन या जांच पर आधारित विवरण, सुझाव आदि के अभिलेख को प्रतिवेदन कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। तो प्रतिवेदन का जो है, प्रतिवेदन ये जो शब्द है ये अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से या उसके पर्याय के रूप में लाया जाता है। ये एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिसमें विषय या कार्य के विभिन्न पहलुओं का, विभिन्न तथ्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन में वह जानकारी होती है जो सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं होती है, वही जानकारी को प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति या जो आयोग है वो संबद्ध जो प्रतिवेदन है उसको एक या अनेक व्यक्ति, अधिकारी या सचिव या जो सरकार द्वारा गठित आयोग है वो मंडल, उसके जो सरकार द्वारा गठित आयोग मंडल है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या करते हैं। अक्सर ये प्रतिवेदन किसी घटना, समारोह या उत्सव, सभा, बैठक तथा किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था की जो व्यावसायिक स्थिति है उसके बारे में दिखाए जाते हैं। तो अब हम प्रतिवेदन की विशेषताएं देखेंगे कि प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या है। तो प्रतिवेदन का जो स्वरूप है वो आवेदन या अभ्यावेदन से एकदम भिन्न होता है, अलग होता है। और कुछ लोग प्रतिवेदन और अभ्यावेदन को एक समझ लेते हैं, परंतु ये दोनों एक नहीं है बल्कि ये अलग अलग है। प्रतिवेदन में किसी घटना, जानकारी, निरीक्षण तथा सर्वेक्षण आदि का बिल्कुल वैसा ही प्रस्तुतिकरण किया जाता है और प्रतिवेदन के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुरूप सर्वेक्षण, साक्षात्कार और अनुसंधान आदि के माध्यम से जो अनुषंगी जानकारी एकत्रित करके उसका बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद ही उसे विशिष्ट पद्धति से प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार की मुहावरेदार भाषा, अलंकारिक भाषा ये वर्जित होती है। अर्थात प्रतिवेदन में ये अपेक्षित नहीं है कि आप किसी अलंकारिक भाषा का, साहित्यिक भाषा का या मुहावरेदार भाषा का उपयोग करें और प्रतिवेदन की भाषा जो है वो एकदम सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिवेदन विषयानुरूप एवं उद्देश्यों को सारगर्भित करने वाला एक महत्व का दस्तावेज है, एक महत्व का प्रलेख है, एक महत्व का डॉक्यूमेंट्स है। प्रतिवेदन केवल सरकारी प्रतिवेदन जो है वो केवल जानकारी, घटनाओं और समस्याओं का विवरण और विश्लेषण ही नहीं है, बल्कि सत्य और तथ्यों के अन्वेषण के साथ समस्या एवं समस्या का जो समाधान है, उपाय है, वो भी प्रस्तुत करता है। अब हम देखेंगे प्रतिवेदन के प्रकार। तो प्रतिवेदन के दो प्रकार हैं, एक है औपचारिक प्रतिवेदन और दूसरा है अनौपचारिक प्रतिवेदन। तो औपचारिक प्रतिवेदन किससे कहेंगे हम? तो किसी औपचारिक प्रतिवेदन में किसी संस्था या किसी विशिष्ट अधिकारी के आदेश के अनुसार कार्य विशेष के बारे में जो भी तैयार किया जाता है उसे हम औपचारिक प्रतिवेदन कहेंगे, है ना। इसमें निष्कर्षों के साथ साथ, निष्कर्ष तो होते ही हैं, लेकिन निष्कर्षों के साथ साथ सुझाव का और संस्तुतियों का भी महत्व होता है। औपचारिक प्रतिवेदन ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि समिति या आयोग के द्वारा प्रतिवेदन, या संचालकों या निदेशकों का प्रतिवेदन,
जैसे हमने कहा ना समिति या आवेदकों का प्रतिवेदन, वैसे ही संचालकों या निदेशकों का प्रतिवेदन होता है, सचिव का प्रतिवेदन, सभा प्रतिवेदन, वित्तीय प्रतिवेदन, विशेषज्ञों का प्रतिवेदन इत्यादि प्रतिवेदन को हम क्या कहते हैं? औपचारिक प्रतिवेदन। अब अगला है हमारा अनौपचारिक प्रतिवेदन। तो अनौपचारिक प्रतिवेदन में वो होता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पास पत्रों की भांति तैयार किया जाता है। इसमें लेखन के कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं, ये होता है अनौपचारिक। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं ना कि जो औपचारिक है वहाँ पे औपचारिकता है, जो अनौपचारिक है उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा लेखा जोखा नहीं होता, कोई मर्यादा नहीं होती है, जो उस समय की परिस्थिति के अनुसार वैसा वो बता दिया जाता है। अर्थात जो लेखन करना होता है, जो बताना होता है, उसके कोई निश्चित नियम नहीं होते कि हमें ऐसा ही करना है। उसके बाद है प्रतिवेदन के तत्व। तो प्रतिवेदन के जो तत्व है उसमें पहला है कि प्रकरण विशेष, है ना, ये इसका सबसे पहला तत्व है, प्रकरण विशेष। इसमें कोई विशेष मामला या प्रकरण है, इस प्रकार जैसे कोई शिकायत है, आरोप है, दुर्घटना है, आचरण है इत्यादि का जो भी कुछ है इसके माध्यम से उसकी जांच की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से इसकी जांच की जाए, या अध्ययन के जांच की आवश्यकता इसमें महसूस की जाती है। उसके बाद है अध्ययनकर्ता या कि मनोनीत या गठित जांचकर्ता। तो ये प्रतिवेदन का सबसे महत्व का दूसरा तत्व है। इसमें जांचकर्ता क्या करता है? किसी सरकारी संस्था द्वारा गठित या मनोनीत होना आवश्यक होता है। मतलब वो अपने मन से नहीं, जो भी अध्ययन करता है वो मनोनीत होना चाहिए या कि गठित जो जांच करता है उसके द्वारा नियुक्त किया गया होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो भी दिया, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण दिया उन्होंने कि आसाम के विदेशी नागरिकों की जो भी समस्या है उसका आपको अध्ययन करना है। तो राजनीतिक दलों में और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में जो समितियाँ गठित की जाएंगी सरकार द्वारा, जो व्यक्ति विशेष को नियुक्त किया गया है, दोनों भी स्थिति में यह अध्ययनकर्ता या ये जो अनेक व्यक्ति की समिति है वो दोनों भी अपना अपना प्रतिवेदन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। अगला है निश्चित अवधि, यानी इसका अपना एक निश्चित समय होता है, एक समय सीमा आपको निर्धारित कर दी जाती है, उस समय सीमा के अंतर्गत ही आपको वो प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद है अध्ययन की विशेष योग्यता, या हम उसको अर्हता भी कह सकते हैं, या जो विशेष प्रकार की एक क्षमता चाहिए वो। तो प्रतिवेदन जो प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है उसमें विशेष प्रकार की योग्यता का होना है या नहीं है, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे किसी वायु दुर्घटना की जांच में वायुयान संबंधी जो भी तकनीकी आई है उसकी जानकारी रखने वाला कौन व्यक्ति है, उसका जो प्रतिवेदन है वो न्याय संगत माना जाएगा, है ना, क्योंकि जो उससे संबंधित व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति नहीं कि जिसको इसके बारे में ज्ञान ना हो, उसके बारे में माहिती ना हो, ऐसा व्यक्ति अगर उसको करता है तो वो बराबर माना नहीं जाएगा। तो जो ऐसा व्यक्ति है उसका ही जो प्रतिवेदन है वो न्याय संगत माना जाएगा। जैसे किसी कार्यालय में भी किसी विषय पर कोई मांगे गए प्रतिवेदन को भी, या उसका जो विषय है उसका क्षेत्र है, तो जो भी उसका जानकार व्यक्ति है वही उसको वहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है। जो व्यक्ति जानकार नहीं है उस व्यक्ति को वो प्रस्तुत करने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। अगला है हमारा प्रामाणिक साक्षी, है ना। तो जो भी प्रतिवेदन की प्रामाणिकता उल्लेखित की गई है, बताई गई है, उनको उनका जो अध्ययन है वो किसी भी प्रकार का हो या किसी पर भी लगाया गया आरोप प्रत्यारोप हो, उसके पक्ष विपक्ष में जो भी है वो प्रमाण तब तक प्रतिवेदन में स्थान नहीं पाते जब तक कि उसका कोई प्रामाणिक पुख्ता सबूत ना हो, कोई पुख्ता आधार ना हो। यह आधार प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी और लिखित सामग्री भी, है ना। अगर मान लीजिए कुछ भी हुई है और जो भी घटना दुर्घटना या जो भी वाकया हुआ है उसका कुछ तो भी ऐसा प्रमाण चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, लेकिन अगर हम चाहे कि यूं ही हम हवा में बता दें तो वो संभव नहीं है। अगला है अभिमत। तो अभिमत में ये अध्ययनकर्ता का अपना निजी जो मत होता है ना, मतलब उसने अध्ययनकर्ता ने जो भी अध्ययन किया वो अध्ययन करने के बाद में उसे जो लगा, है ना,
ये अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन उसे जो लगा वही वो अभिमत वहाँ पर व्यक्त करेगा और उसी के अभिमत को यहाँ पर हम प्रतिवेदन के रूप में कार्यान्वित कर सकते हैं, क्योंकि वो महत्व का माना जाएगा। जैसे है ना कि विदेशी आसाम में जैसे कहा है उन्होंने कि विदेशी समस्या संबंधी प्रतिवेदन में अगर अध्ययनकर्ता अपना अभिमत नहीं देंगे या अपना सुझाव जो भी है वो नहीं देंगे तो अध्ययन का जो काम है वो व्यर्थ ही समझा जाएगा। क्योंकि जब अगर आपने पूरा श्रम किया है, पूरा उसके ऊपर कार्य किया है और कार्य करते समय आपको किस प्रकार की कठिनाइयाँ आई, कौन कौन सी तकलीफ आई, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है या उसके ऊपर आने वाले समय में हम किस प्रकार से सुझाव बता सकते हैं, अगर आपने ये नहीं बताया तब तो फिर वो आपका जो कुछ भी है अभिमत वो व्यर्थ जाएगा। इसलिए और किसी भी प्रकार की जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना में दोषी किसे माना जाए और उसे क्या दंड दिया जाए, क्या चेतावनी देना उपयुक्त होगा, इस प्रकार का सब कुछ इस प्रतिवेदन में आता है। अब हम देखेंगे कि जब हम प्रतिवेदन को तैयार कर रहे होते हैं तो उस समय प्रतिवेदन को तैयार करते समय किन किन बातों का हमने ध्यान रखना चाहिए। तो प्रतिवेदन को तैयार करते समय सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, शीर्षक का ध्यान रखना चाहिए, है ना कि प्रतिवेदन को तैयार करते समय हमने उसको शीर्षक देना चाहिए और वो शीर्षक कैसा होना चाहिए, स्पष्ट, कि जो भी आप बताना चाह रहे हो वो उससे विषय के बारे में स्पष्ट हो। दूसरा है जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति की जो भी घटना है, उसका कार्य व्यापार, उसके बारे में जो आप प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं उससे जो भी संबंधित तथ्य हैं उन संबंधित तथ्यों का पूर्ण परीक्षण, है ना, पूर्ण परीक्षण होना आवश्यक है। हम आधा अधूरा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में है जो भी प्रतिवेदन है उसमें जो व्यक्ति है उसका कार्य व्यवहार जो भी है उसका घटनाक्रम के अनुसार तथा चर्चाओं का, उसकी जो घटनाक्रम है उसकी जो चर्चा है उसका उल्लेख होना चाहिए, यथोचित जो उचित है उतना यथोचित उल्लेख किया जाना चाहिए। अगला है जब हम प्रतिवेदन किसी भी अन्वेषण से संबंधित हो तो उससे संबंधित उपयोगी महत्वपूर्ण जो भी पांडुलिपि है, फाइलें हैं आदि के संदर्भ में सूचना देना हमें आवश्यक होता है। उसके बाद में जिस व्यक्ति का वस्तु या घटना या विषय में प्रतिवेदन लिखना है उसके विषय में अन्य लोगों के विचार उचित रूप से प्रतिवेदन के रूप में उल्लेखित किए जाना चाहिए। और अंत में है कि जो एक तटस्थ समीक्षक के रूप में अपने निष्कर्षों को देना चाहिए या देना चाहता है जो भी व्यक्ति, उसने पूरे निष्कर्ष दिया उसके बाद में नीचे उस व्यक्ति के अपने सिग्नेचर होना, हस्ताक्षर होना आवश्यक माना जाता है। और यही प्रतिवेदन किसी समिति या आयोग द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसमें उस समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमने प्रतिवेदन को पूरा प्रस्तुत किया है और अगर कोई एक व्यक्ति करता है तो जरूरी है कि वो व्यक्ति अपने यहाँ पर नीचे हस्ताक्षर करे, नीचे उसके हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। पर मान लीजिए कभी वो व्यक्ति न होकर अगर मान लो कोई समिति है, कोई आयोग है, तो भी यहाँ पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है। हस्ताक्षर के बगैर वो बराबर मान्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा प्रतिवेदन लेखन है, रिपोर्ट राइटिंग है। इसके पहले हमने न्यूज़ राइटिंग देख लिया, यहाँ पर हमने प्रतिवेदन राइटिंग देख लिया और जो हमारा पाठ्यक्रम था उसमें जो हमारी अन्य सामग्री दी थी उसमें ये जो दो चीज़ें दी थी वो यहाँ पर ही समाप्त होती है। अब अगले पीरियड में हम कुछ नया देखेंगे। धन्यवाद।